आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रॉम सीरीज़ की, जो कि 2022 में रिलीज़ हुई थी। ये सीरीज़ इतनी पॉपुलर हुई कि इसके ऑलरेडी 3 सीजन्स आ चुके हैं और 4th सीज़न 2026 में रिलीज़ होने की तैयारी में है। इस चैनल पर आपको फ्रॉम सीरीज़ सीज़न 1 to 3 के सारे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ लेट्स स्टार्ट। सीरीज़ के ओपनिंग सीन में हम बॉयड को देखते हैं, जो टाउन शरीफ है। बॉयड के हाथ में एक बेल है। वो बेल को रिंग करता है और सभी लोगों से रात होने से पहले घर जाने की बात करता है। आगे की सीन्स में हम कुछ और मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिसमें से एक है सैरा, जो टाउन डाइनर चलाती है। टाउन डाइनर एक तरीके से एक कम्युनिटी हॉल है, जहां टाउन के लोग अक्सर आपस में बातें करते हैं और खाना खाते हैं। इस सीन में हम सैरा को देखते हैं, जो अपने डाइनर में आए हुए लोगों से बोलती है कि अब शाम होने वाली है, आप लोग अपने घर चले जाइए। फिर जैसे ही वो लोग डाइनर से बाहर जाते हैं, सैरा एक अजीब से पत्थर को छूती है और मानो जैसे वो चेक कर रही होती है कि वो पत्थर अपने सही पोजीशन में है या नहीं। फिर उसके बाद वो सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है और खुद को लॉक कर लेती है घर के अंदर। नेक्स्ट सीन में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं, जो अपने घर के बाहर खेल रही होती है। तभी उसकी माँ बाहर आती है और उसे कहती है अंदर चलने को। बॉयड भी वो सब देख रहा होता है और उस बच्ची से कहता है कि अब शाम होने वाली है, तुम्हें अपनी माँ की बात सुननी चाहिए और अब तुम्हें अंदर चले जाना चाहिए। फिर उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक बूढ़े आदमी पर, जो कि चेस खेल रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि डेप्यूटी शेरिफ केन का पिता रहता है। यहीं पर हम क्रिस्टी को भी देख पाते हैं। क्रिस्टी एक डॉक्टर है और वो यहाँ के लोगों का देखभाल करती है। एक तरीके से वो यहाँ पे क्लिनिक चलाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं केन को, जो कि डेप्यूटी शेरिफ है। यहाँ पर केन और क्रिस्टी आपस में बातचीत करते हैं कि अब शाम हो गई है, अब उन्हें घर जाना चाहिए। तो क्रिस्टी उसे बोलती है कि केन, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं तुम्हारे पिता की देखभाल कर लूँगी। तो केन उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम उनकी देखभाल अच्छे से कर लेती हो। और इसी सीन में हमें यह पता चलता है कि केन कहीं ना कहीं क्रिस्टी को पसंद करता है। सीन फिर से बॉयड पर शिफ्ट होता है। बॉयड और केन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या सारे लोग घर के अंदर हैं। तो केन बोलता है कि हाँ, सारे लोग घर के अंदर जा चुके हैं। यहाँ पर एक सीन में हम एक घर की ओर देखते हैं, जिसको कि बॉयड देख रहा होता है बहुत गौर से। एक्चुअली हमें आगे के सीन्स में, नेक्स्ट एपिसोड्स में ये पता चलेगा कि ये घर कुछ और नहीं बल्कि एक कॉलोनी हाउस है और डोना नाम की एक औरत इस कॉलोनी हाउस की लीडर है और बॉयड का एक बेटा है जो इसी कॉलोनी हाउस में रहता है। कहानी फिर से आगे बढ़ती है और हम बॉयड को देखते हैं, जो कि अपने घर की ओर वापस जा रहा होता है। वहाँ पे हमें एक बोर्ड दिखाई देता है। उस बोर्ड पे लिखा रहता है नाइट्स विदाउट इंसिडेंट। इसका मतलब इतने दिन हो चुके हैं बिना इंसिडेंट्स के। इसका मतलब मॉन्स्टर्स ने रात में अटैक नहीं किया है। तो ये 96 डेज अभी तक हो चुका था जब तक मॉन्स्टर्स ने किसी पे अटैक नहीं किया था। कहानी फिर शिफ्ट होती है उसी छोटी बच्ची पर, जिसको कि हमने पहले वाले सीन में देखा था। ये छोटी बच्ची एक्चुअली अपने पिता के आने की इंतज़ार कर रही होती है। इसका पिता अभी तक घर नहीं आया रहता है और ये अपनी माँ से पूछती है, क्या पिताजी आज भी लेट हैं? उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम्हारे पिता को भूलने की बीमारी है, इसीलिए हो सकता है कि वो भूल गए होंगे हमारा वादा कि हमें रात से पहले घर वापस आना है। और यही कहकर कहानी फिर से शिफ्ट होती है, बार में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि उस छोटी बच्ची का पिता बहुत ज़्यादा दारू पीने की वजह से बेहोश हो चुका है। उस छोटी बच्चे के पिता का नाम फ्रैंक रहता है। बारटेंडर बार बार फ्रैंक को वापस घर जाने को बोलता है, लेकिन वो बेहोश हो चुका था और अब वो घर नहीं जा सकता था। आगे की कहानी में छोटी बच्ची अपने रूम में सो रही होती है, तभी उसकी खिड़की पर कोई नॉक करता है। वो जैसे ही खिड़की का पर्दा हटाती है, उसे एक बूढ़ी औरत नज़र आती है। वो उस बूढ़ी औरत से बात करने लगती है। तो वो छोटी बच्ची बोलती है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती, मुझे अब माँ ने मना किया है कि रात में अगर कोई भी मुझसे बात करे तो बात नहीं करना है। तो वो बोलती है कि बच्ची घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दादी हूँ। तो बच्ची बोलती है कि लेकिन आप तो मेरी दादी की तरह नहीं लग रही हैं। तभी पीछे से उसकी माँ आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो। बच्ची बोलती है कि बाहर मेरी दादी है। बच्ची की माँ उसे समझाती है कि वो उसकी दादी नहीं है और वो खिड़की से दूर हट जाए, लेकिन वो बच्ची नहीं समझती है और वो खिड़की खोल देती है। जैसे ही खिड़की खोलती है, वो औरत एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और उस बच्ची और उसकी माँ को मार देती है।
अब कहानी शिफ्ट होती है और हमें एक छोटा सा परिवार नजर आता है जो शायद ही अपने फैमिली ट्रिप को एंजॉय करने के लिए बाहर निकला हुआ रहता है। ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि जिम नाम का एक आदमी अपनी वाइफ, अपनी बेटी और बेटी के साथ शायद किसी फैमिली ट्रिप को एंजॉय करने के लिए बाहर निकला हुआ रहता है। वो लोग अपनी कारवन वैन को लेके जंगल की ओर जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि टैबिथा, उसकी बेटी जूली और उसका बेटा ईथन सब आपस में एक साथ मिलकर ट्रिप को एंजॉय कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन अगेन स्विच होता है और हमें फ्रैंक दिखाई देता है। फ्रैंक बाहर से वापस अपने घर आ रहा होता है। जब वो अपने घर आता है तो उसे अपने घर के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। तभी वहाँ बॉयड आता है और गुस्से में उसे खींच के ऊपर ले जाता है और उसके रूम की हालत उसे दिखाता है और बोलता है कि ये देखो तुमने क्या किया। एक आदमी का काम होता है अपने परिवार की रक्षा करना, और देखो तुमने अपने नशे की हालत की वजह से क्या किया। आज तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी की लाश तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें जिम और उसकी फैमिली दिखाई देती है और हमें दिखाई देता है कि एक बड़ा सा पेड़ उनके रास्ते को ब्लॉक कर देता है और वो लोग वापस मुड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डोना को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक कॉलोनी हाउस चला रही होती है। बॉयड डोना के पास आता है और बोलता है कि वो अपने बेटे से मिलना चाहता है। डोना बोलती है कि ठीक है, तुम मुझसे मिल लो, वो ऊपर वाले रूम में है। आगे के सीन में हमें फातिमा दिखाई देती है। कुछ एपिसोड्स के बाद एक्चुअली हमें पता चलता है कि फातिमा और बॉयड का बेटा कुछ ही दिनों में शादी करने वाले थे। यहाँ पर बॉयड अपने बेटे से बातचीत करता है और उन दोनों की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि बॉयड का बेटा किसी बात से उससे नाराज़ था और वो उससे बात नहीं करना चाहता था और ना ही वो उसके साथ रहना चाहता था, क्योंकि बॉयड जो है टाउन में रहता था और उसका बेटा कॉलोनी हाउस में बाकी लोगों के साथ रहता था। नेक्स्ट सीन में जिम का कैरावन टाउन के अंदर एंटर करता है और सारे लोग देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ पर सारे लोग, टाउन के सारे मेंबर्स एक्चुअली इकट्ठा हुए रहते हैं फ्रैंक की फैमिली के फ्यूनरल के लिए, जिसका पिछले रात मॉन्स्टर्स ने कत्ल कर दिया था। जिम कैरावन से नीचे उतर के बॉयड से रास्ता पूछता है। बॉयड उसे बोलता है कि वो सीधे आगे चलते जाए, उसे हाईवे का रास्ता मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम सैरा और उसके भाई को देख पाते हैं। यहाँ सैरा थोड़ी सी उदास नजर आ रही होती है तो सैरा का भाई उससे पूछता है क्या सब कुछ ठीक है, तो सैरा बोलती है कि तुम एक अच्छे भाई हो और सब कुछ ठीक है। सीन आगे शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि जिम के लाख कोशिश के बावजूद भी वो उस टाउन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जैसे कि मान लो कि वो एक लूप होल में फंस गया हो, वो जब भी जहाँ से भी स्टार्ट करता वापस वहीं पे आ जाता। सीन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि जिम की कैरावन का सामने से आ रही एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। उस कार में भी 2 लोग सवार थे, उसमें से एक जो है वो बेहोश था और दूसरा जो है वो दौड़ कर जाता है तो उसे सामने केन दिखाई देता है जो कि डेप्यूटी शेरिफ था। वो केन से बोलता है कि मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया है, वो घायल हैं और वो हाईवे पे पड़े हुए हैं। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाता है। बॉयड केन को बोलता है कि इसे जल्दी से जल्दी क्लिनिक पहुंचाओ। बॉयड एक्सीडेंट साइट की ओर जाता है और इधर केन और फादर खत्री और क्रिस्टी जो है वो एक्सीडेंट साइट की ओर जा रहे होते, तभी उन्हें एलिस दिखाई पड़ता है। वो लोग एलिस को बोलते हैं कि बॉयड भी एक्सीडेंट साइट पे है, तुम भी चलना चाहते हो तो चलो। एलिस पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब फादर खत्री उसे बोलते हैं कि बॉयड तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें जाना चाहिए, तो एलिस मान जाता है। सीन आगे शिफ्ट होता है और हम एक्सीडेंट साइट की तरफ देखते हैं। यहाँ पर बॉयड को जेड दिखाई देता है। जेड की कार से ही जिम के कैरावन का एक्सीडेंट हुआ रहता है। जेड काफ़ी नशे में रहता है तो बॉयड उसे उसी की कार से बांध देता है और आगे जिम की मदद करने के लिए उसके कैरावन के पास जाता है। एक्सीडेंट के बाद टैबिथा बेहोश हो जाती है। जिम उससे जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो होश में नहीं आ पाती है। जूली भी अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है। ईथन के पैर में एक रॉड घुस गया रहता है जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाता है। थोड़ी ही यहाँ पे जिम बोलता है कि वो बाहर नहीं जाता। एलिस की कार आ जाती है। एलिस के साथ फादर खत्री, केन और क्रिस्टी भी थे। यहाँ पर क्रिस्टी जेड से पूछती है कि क्या वो ठीक है। जेड बोलता है कि हाँ वो ठीक है। बाद में क्रिस्टी बॉयड से बोलती है कि ईथन के पैर में चोट लगी है, वो बहुत ही ज़्यादा गहरी है वो उसे तुरंत ऑपरेट नहीं कर पाएगी। यहाँ पर बॉयड उसे पूछता है कि उसे कितना टाइम लगेगा। क्रिस्टी कहती है कि उसे बहुत ही वक्त लग जाएगा, वो रात तक उसको ठीक नहीं कर पाएगी। इतने में बॉयड उससे बोलता है कि क्या वो उसे कैरावन के अंदर ठीक कर। क्रिस्टी बोलती है हाँ वो उसे कर सकती है। बॉयड उसे तालिस्म दिखाता है और बोलता है कि ये ज़रूर काम करेगा। क्रिस्टी बोलती है कि चलो तब करते हैं।
क्रिस्टी कारवान के अंदर जाती है और ईथन का ट्रीटमेंट करने लगती है। इतने में तैबिता को होश आ जाता है और वो जिम से पूछती है कि क्या ईथन ठीक है। जिम कहता है ईथन ठीक है लेकिन अभी वो बेहोश है। जिम टैबिता से बात कर ही रहा होता है कि वहाँ पे बॉयड आ जाता है और बॉयड उसे बोलता है कि तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को कॉलोनी हाउस जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बाहर वुड्स में सुरक्षित नहीं है, तुम लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं हो। तो जिम उससे पूछता है कि ऐसा क्या है इस वुड्स में कि हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। टैबिता बोलती है कि वो अपने बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, पर जिम उसे समझाता है कि वो भी चाहता है कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए और इसीलिए वो चाहता है कि वो लोग कॉलोनी हाउस जाए। जिम टैबिता को समझाता है कि वो कॉलोनी हाउस चले जाए, वो और जूली वहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और यहाँ पर जिम तब तक ईथन के साथ रहेगा जब तक कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। टैबिता जिम की बात मान जाती है और कॉलोनी हाउस जाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि टैबिता, जूली, केन, फादर खत्री, जेड वापस टाउन जाने की तैयारी में होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सारा को देखते हैं जो कि उस घायल पैसेंजर से बात कर रही होती है। वो उसे बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा और अचानक से सारा उस पेशेंट पे हमले कर देती है और वो पेशेंट मर जाता है। इधर केन की गाड़ी कॉलोनी हाउस पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती है। एलिस, जूली और बाकी लोगों से कहता है कि उन्हें रास्ते में जो भी दिखाई दे वो लोग उनका जवाब ना दे और वो सीधे कॉलोनी हाउस की तरफ जाए। इधर बॉयड कैरावन को अच्छे से कवर कर रहा होता है तो जिम उससे पूछता है कि आखिर कैरावन को कवर करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो इस पे बॉयड जवाब देता है कि वो कैरावन को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। क्रिस्टी ईथन का ट्रीटमेंट कर ही रही होती है कि मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की आवाज़ बाहर से आती है। बॉयड बाहर देखता है और वो बोलता है कि वे आ रहे हैं और इसी के साथ एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या बॉयड कारवन को बचा पाता है, क्या जूली और उसकी माँ सही सलामत कॉलोनी हाउस पहुँच पाती हैं और क्या ये सारे लोग इस रात मॉन्स्टर्स से बच पाएंगे। तो गाइज़ यही थी एपिसोड 1 की स्टोरी। एपिसोड 2 देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एपिसोड 2 कल पब्लिश हो जाएगा। सो गाइज़ स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सीज़न 1 के एपिसोड 2 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे बॉयड अपने टाउन के लोगों को रात में आने वाले मॉन्स्टर्स से बचाता है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर रात को कैरावन में क्या बॉयड जिम और उसके बेटे को बचा पाता है और क्या टैबिता और उसकी बेटी कॉलोनी हाउस सुरक्षित जा पाते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं केन को, जिसके चेहरे और कपड़ों पे बहुत ही ज़्यादा खून लगा रहता है। वो काफ़ी गुस्से में लकड़ियाँ काट रहा होता है। सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है और हम इंट्रो सीन की तरफ आते हैं। तो सीन आता है कॉलोनी हाउस की तरफ, जहाँ एक औरत खिड़कियों से देखती है कि कुछ लोग दौड़कर कॉलोनी हाउस की तरफ आ रहे होते हैं और वो अपने कॉलोनी हाउस में ही लगे एक बेल को रिंग करती है और लोगों को बोलती है कि कुछ लोग दौड़कर हमारी तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केनी और फादर खत्री लोगों को लेकर कॉलोनी हाउस की तरफ भाग रहे होते हैं। कॉलोनी हाउस के लोगों को लगता है कि वो लोग मॉन्स्टर्स हैं और वो लोग उन्हें अंदर नहीं आने देते। इतने में फातिमा वहाँ आ जाती है और बोलती है कि उन लोगों के साथ एलिस भी है, तुम उन्हें अंदर आने दो। इधर मॉन्स्टर इन लोगों का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग कॉलोनी हाउस का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो। तभी वहाँ डोना आ जाती है और बोलती है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो क्योंकि बाहर हमारे लोग हैं। इधर हम देखते हैं कि कुछ क्रिएचर्स जूली से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन केनी उसे खींच लेता है और बोलता है कि ये असली लोग नहीं है, ये तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ये लोग अंदर चले जाते हैं और डोना दरवाज़ा बंद कर देती है। डोना इन लोगों के अंदर आने पर जूली और उसकी माँ को बोलती है कि तुम लोग नीचे बैठ जाओ और ये कुछ लोगों को बोलती है कि इन लोगों के हाथ बांध दो क्योंकि डोना को डर रहता है कि ये भी मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है जिम की तरफ, जहाँ पे वो अपने बेटे के साथ कैरावन के अंदर था। यहाँ वो बॉयड से पूछता है कि अगर वो लोग अंदर आ जाएंगे तो क्या होगा। इस पर बॉयड बोलता है कि हम इस पे कल बात करेंगे। बॉयड उसे तालिस्मैन दिखाता है और बोलता है कि जब तक ये पत्थर घर के अंदर है और सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद है तब तक वो लोग अंदर नहीं आ सकते। इधर हम एलिस को कॉलोनी हाउस में देखते हैं जो कि जेड को पलंग से बांध रहा होता है और वहाँ पे एक और लड़की आती है जो कि कॉलोनी हाउस में ही रहती है। वो बोलती है कि ये लड़का बहुत दिनों के बाद आया है, ये थोड़ा अजीब है। तो इस पर एलिस बोलता है कि तुम इससे दूर ही रहना। यहाँ पर हम डोना और जूली की माँ
टैबिटा को आपस में बात करते हुए देखते हैं। टैबिटा बहुत गुस्से में होती है। वो कहती है मुझे अपनी बेटी को देखना है। डॉना कहती है कि तू अपनी बेटी से मिल सकती हो, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ज़रूरी बातें करनी होंगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें जाननी होंगी और तुम्हारे लिए वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। सीन शिफ्ट होता है अगेन जूली पर। यहाँ पर हम एक अगेन नया कैरेक्टर देखते हैं। इस सीन में हम विक्टर को देखते हैं जो कि पीचेस लेने के लिए किचन में आया हुआ रहता है। जूली पीटर को देख के डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ फातिमा आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस देखने में अजीब है, ये कई सालों से यहाँ पे रह रहा है, एक्चुअली ये सबसे पुराना है यहाँ पे, लेकिन ये हार्मलेस है क्योंकि इसका दिमाग बिल्कुल बच्चे वाला है। फातिमा जूली से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगी तो तुम चिल्लाओगी तो नहीं ना। तो जूली कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो फातिमा जूली का हाथ खोल देती है और उसे अपने साथ अपने रूम में यहाँ पर फातिमा उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जूली कहती है क्या। फिर वो उसे अपने खिड़की से बाहर का नज़ारा दिखाती है। जूली बोलती है कि तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो। इस पर फातिमा कहती है कि अगर तुम पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ जाओ तो कभी कभी बुरा सपना भी एक अच्छे सपने की तरह लगता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि नर्स क्रिस्टी ईथन को ट्रीट कर रही होती है। जिम और बॉयड भी उसी कैरावन में रहते हैं। इधर कॉलोनी हाउस में केनी फादर खतरी से बोल रहा होता है कि मुझे ये सब समझ में नहीं आता, आखिर नॉर्मल लोगों को बांध कर रखने की क्या ज़रूरत है। तभी वहाँ पे एलिस आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना डोना का स्वभाव कैसा है, लेकिन एटलीस्ट उसने दरवाज़ा तो खुला। इस पर फादर खतरी केनी से गुस्सा शांत करने को बोलते हैं। सीन अगेन शिफ्ट होता है आगे और हम देखते हैं कि नर्स जीना केनी के फादर को कहती है अब बहुत रात हो गया है, अब हमें चेस खेलना बंद करना चाहिए, आपको अपने रूम में जाके सो जाना चाहिए। सीन फिर से ईथन की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पे नर्स क्रिस्टी ने ईथन के पैर से रॉड निकाल दिया रहता है और अब वो स्टेबल रहता है। नेक्स्ट सीन में हम सेरा को देखते हैं जो कि अगेन उस पेशेंट के साथ कुछ ना कुछ कर रही होती है। सीन अगेन शिफ्ट होता है। हम यहाँ सेरा और उसके भाई को देखते हैं। सेरा अपने भाई से कह रही होती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्या तुम मेरा साथ दोगे। इस पर उसका भाई उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन आखिर तुम मुझे बताओ तो हुआ क्या। सीन अगेन शिफ्ट होता है क्लिनिक की तरफ जहाँ पे हम नर्स जीना को देखते हैं जो कि केनी के फादर को सुलाकर वापस ऊपर जाती। नर्स जीना जब उस नए पैसेंजर को चेक करने के लिए जाती है जिसे कल ही एडमिट किया गया था, तो वो देखकर डर जाती है क्योंकि उस नए पैसेंजर का किसी ने मर्डर कर दिया रहता है। वो जब दरवाजे की तरफ देखती है तो दरवाज़ा भी खुला हुआ रहता है और मॉन्स्टर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। ये सब देखकर नर्स जीना बहुत डर जाती है और वो नीचे की तरफ भागती है जहाँ पर केनी के फादर भी थे। वो केनी के फादर को और खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। इधर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स उसके पीछे पीछे रूम के दरवाजे तक आते हैं। सीन शिफ्ट होता है जिम के कैरावन की तरफ जहां पर क्रिस्टी अभी भी ईथन का इलाज कर। नेक्स्ट डे हम बॉयड को देखते हैं जो कि कहता है जिम से कि अब सुबह हो चुकी है, अब हम सब सुरक्षित हैं, अब हमें बाहर निकलना चाहिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर एलिस अपनी कैरावन से टैबिटा और उसकी बेटी को लेकर आता है एक्सीडेंट साइट पर। यहाँ पर टैबिटा अपने पति और अपने बेटे को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो उन दोनों को गले से लगा लेती है। उसके बाद ये सारे लोग कॉलोनी हाउस की तरफ जाने लगते हैं। इधर सेरा का भाई उससे बार बार पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने किया क्या है, लेकिन सेरा कोई जवाब नहीं देती है। सेरा बस गुमसुम बैठी रहती है। अगली सुबह हम कैनी को देखते हैं जो कि क्लिनिक के बाहर खड़ा रहता है। जब वो क्लिनिक के अंदर झांक कर देखता है तो वो उसे बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि टाइल्स ज़मीन पर गिरा हुआ रहता है। उसे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। वो दौड़ कर अपने पिता के रूम में जाता है जहाँ पर उसके पिता एडमिट रहते हैं। उसी रूम के बाहर उसे जीना की लाश दिखाई देती है जिस पर कल मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। जब वो अंदर जाता है तो उसे दिखता है कि उसके पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि मॉन्स्टर्स ने उनके पिता की भी हत्या कर दी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टार्टिंग सीन पर जहाँ कि हमने देखा था कि केनी लकड़ियाँ काट रहा था। यस ऑडियंस, इसके बाद ही केनी जो है वो गुस्से में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। यहाँ पर बॉयड उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन केनी इस बात को मानना ही नहीं चाहता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। बॉयड ये सब करने के बाद वापस अपने घर चला जाता है। यहाँ पर हम बॉयड को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर लगे हुए बोर्ड को इरेज कर रहा होता है। उस बोर्ड पर लिखा रहता है नाइट विदाउट इंसिडेंट्स। क्योंकि मॉन्स्टर्स ने कल रात को हमला कर दिया था इसीलिए इस बोर्ड को अब इरेज करना था, तो बॉयड इस बोर्ड को इरेज कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम बॉयड को अगेन देखते हैं उसी के कैबिन में।
वो एक की चेन लेकर कुछ याद कर रहा होता है। वो काफ़ी दुखी और उदास दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हम ईथन को देखते हैं। ईथन अपनी बहन के साथ खेल रहा होता है और वो बार बार खिड़की के बाहर देख रहा होता है। ईथन की बहन उससे पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। इस पर ईथन जवाब देता है कि नहीं, कुछ नहीं। तो हमें एज अ ऑडियंस दिखाया जाता है कि ईथन को एक्चुअली बाहर एक लड़का नज़र आता है और वो लड़का ईथन को चुप रहने का इशारा कर रहा होता है। शायद इसी वजह से ईथन अपनी सिस्टर को कुछ नहीं बताता है। सीन इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ एपिसोड 2 इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 में हम देखेंगे आगे की कहानी। एपिसोड 3 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर नए एपिसोड्स आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे अपडेट। तो दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं फ्रॉम सीज़न 1 के एपिसोड 3 की। एपिसोड 1 और 2 की स्टोरी हमारी चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग वहां से जाके एपिसोड 1 और 2 की स्टोरी देख सकते हैं। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टैबिटा को एक बुरा सपना आता है और टैबिटा बीच रात में उठ जाती है। यहाँ पर हम जेड को चिल्लाते हुए देखते हैं। वो डोना से कहता है कि तुम मेरे हाथ खोलो। इस पर डोना कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ कल सुबह ही खोलूँगी। फिर सुबह हो जाती है और हम बॉयड को देखते हैं जो कि द बॉक्स को देख रहा होता है। द बॉक्स की कहानी आगे हमें पता चलेगी कि आखिर ये द बॉक्स है क्या। यहाँ पर हम फ्रैंक को देखते हैं जिसकी बीवी और बेटी का कत्ल एक रात पहले हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम डोना को जेड से बातें करते हुए देखते हैं। डोना जेड को बताती है कि आखिर किस तरीके से मॉन्स्टर्स रात में आते हैं और उन्हें अपने घरों और दरवाज़ों पर एक टैलिस्म लगाना रहता है जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स अंदर नहीं आए। जेड ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंसता है और वो कहता है कि ये लोग काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं और उन्हें उनकी बातों पर भरोसा नहीं है। जेड कहता है कि उसे पजल सुलझाना बहुत ही अच्छा लगता है और वो लोग उसके साथ कोई मजाक ना करें क्योंकि वो एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर जेड बाहर चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जेड बोलता है कि मैं गांव का एक टूर लेकर आता हूँ और जेड गांव में घूमने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम ईथन को देखते हैं। यहाँ ईथन फिर से उस बच्चे से बातें कर रहा होता है। तभी उसकी माँ जूली वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए नाश्ता बन चुका है, तुम नाश्ता खा लो। नेक्स्ट सीन हम डाइनर का देखते हैं जहाँ पे मिस्टर ल्यू की पत्नी खाना बना रही होती है। मिसेस ल्यू ही डाइनर को चलाती हैं। मिसेस ल्यू का बेटा यहाँ पे आता है और कहता है कि माँ आप कुछ आराम कर लो, लेकिन मिसेस ल्यू कहती हैं कि मुझे आराम की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पे सैरा भी आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम विक्टर को देखते हैं जो कि कुछ पजल सॉल्व कर रहा होता है। यहाँ पर जूली उदास खड़ी रहती है। तभी वहाँ पे फातिमा आती है और कहती है कि क्या तुम बेरीज़ खाना चाहती हो। इस पर जूली कहती है कि नहीं, मुझे बेरीज़ नहीं चाहिए। इधर जिम कारावैन से अपना सामान लेकर वापस आता है और ईथन को पढ़ने के लिए उसकी बुक्स देता है। तभी वहाँ पे डोना आती है और कहती है कि आज चूजिंग डे है और चूजिंग सेरेमनी में आप लोगों को आना पड़ेगा। इस पर जिम पूछता है चूजिंग सेरेमनी क्या है, तो डोना कहती है कि फ़ादर खत्री आपको उसके बारे में बताएंगे। तभी वहाँ फ़ादर खत्री आते हैं और वो बताते हैं कि चूजिंग का मतलब है जब भी कोई नया आदमी इस टाउन में आता है तो उसे चूज़ करना रहता है कि वो कॉलोनी हाउस में रहेगा या फिर टाउन में बने हुए घरों में रहेगा। इसे ही वो लोग चूजिंग हाउस कहते हैं या फिर चूजिंग डे। इधर जेड डाइनर में लोगों का बहुत मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम लोग बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। इस पर मिस्टर ल्यू उसे डांटती हैं और कहती हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इधर हम सेरा और उसकी भाई को देखते हैं। यहाँ पे सेरा का भाई उससे बोलता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम घर पे रहोगी। तो इस पर सेरा बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे आज नहीं आती तो इन लोगों को शक हो जाता कि क्या बात है। इधर हम देखते हैं कि जिम और टैबिटा टाउन में घूम रहे होते हैं और फादर खत्री उन्हें टाउन के घर दिखा रहे होते हैं। तभी उन लोगों को बॉक्स दिखाई पड़ता है। टैबिटा पूछती है कि ये बॉक्स क्या है, तो इस पर फादर खत्री उसे समझाते हैं कि ये बॉक्स उनके टाउन का एक रूल है। जब भी कोई इंसान इस रूल को तोड़ता है उसे एक रात इस बॉक्स में रहना पड़ता है। तो इस पे जिम कहता है लेकिन उसके पास वो टैलिस्म तो रहता ही होगा ना। तो इस पे फादर खत्री बोलते हैं कि नहीं, उसके पास वो टैलिस्म नहीं रहता है, उसे बिना टैलिस्म के एक रात इस बॉक्स के अंदर रहना पड़ता है। यही इस टाउन की इकलौती सज़ा है। फादर खत्री जिम और टैबिटा को उसी घर में ले जाते हैं जहाँ पे मेगन और उसकी माँ का कत्ल हुआ रहता है। तो टैबिटा कहती है कि ये एक सुसाइड है, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती।
इस पर जिम टैबिटा को समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उन्हें इस घर में रहना ही पड़ेगा। टैबिटा रहना तो नहीं चाहती है, लेकिन वो जिम की बातें मान जाती है। इधर हम देखते हैं कि एलिस ईथन के लिए एक वॉकर बनाता है और ईथन की हेल्प करता है। तो जूली फ़ातिमा से पूछती है कि आखिर तुम लोग हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, तुम लोग तो हमें जानते भी नहीं हो। तो इस पर फ़ातिमा कहती है कि हम ऐसे ही हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। इधर हम डाइनर में जेड और केन को देखते हैं। जेड केन से बोलता है कि उसे पजल सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है, वो इस टाउन से बाहर ज़रूर निकल जाएगा। तभी वहाँ पे क्रिस्टी आती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो केन। इस पर केन कहता है कि हाँ वो ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम अगेन ईथन को देखते हैं जो कि विक्टर से बातें कर रहा होता है। वो विक्टर से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पर विक्टर ईथन को बताता है कि वो देख रहा है कि क्या वो चलते हैं। तो ईथन पूछता है कि तुम किसकी बातें कर रहे हो। तो विक्टर कहता है कि वो पेड़ों की बातें कर रहा है। तो ईथन पूछता है कि क्या पेड़ सच में चलते हैं। इस पर विक्टर कहता है कि उसे पता नहीं है, लेकिन वो पता लगा रहा है। ईथन विक्टर से पूछता है कि क्या उसने भी उस छोटे बच्चे को देखा है जो यहाँ बाहर घूमते रहता है। इस पर विक्टर ईथन से कहता है कि उसने उस छोटे बच्चे को फ़िलहाल तो नहीं देखा है, लेकिन अगर वो ईथन को फिर से दिखता है तो उसे कहना कि विक्टर ने उससे हाय कहा है। तभी वहाँ पे जूली आ जाती है और वो ईथन को डांटती है कि वो विक्टर से बात ना करे। इस पर ईथन कहता है क्यों। तो इस पर जूली कहती है कि क्योंकि ईथन एक पागल है। एक सीन में हम जेड को देखते हैं जो कि टाउन में घूम रहा होता है। तभी वहाँ पे उसे एक दरवाज़ा दिखता है। वो दरवाजे से अंदर जाता है और उसे एक अजीब सा आदमी पत्थर के नीचे दबा हुआ दिखता है। जेड ये सब देखकर डर जाता है। जैसे ही वो फिर से अपनी आंखें खोलता है तो वो आदमी गायब हो जाता है। जेड को लगता है कि वो कुछ सोच रहा है या फिर वो हेलुसिनेट कर रहा है और सीन फिर से बॉयड पे शिफ्ट हो जाती है। यहाँ हम बॉयड को फ्रैंक से बातें करते हुए देखते हैं। बॉयड फ्रैंक को बोलता है कि जंगल में दूर एक छोटा सा घर है, तुम टालिज्म लेकर वहाँ चले जाओ और अकेले वहाँ पर रहना। इस पे फ्रैंक कहता है कि नहीं, वो लोगों के साथ धोखा नहीं करेगा, उसने गलती किया है और वो अपनी गलती को स्वीकार करता है। यहाँ पर फ्रैंक सभी लोगों के बीच में आता है और स्वीकार करता है कि उससे गलती हुई है और वो बॉक्स में जाने को तैयार है। जेड ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंसता है और बॉयड उसे चुप रहने को बोलता है। यहीं पर चूजिंग डे सेरेमनी भी चल रही होती है, जहाँ पे लोगों को, नए लोगों को चूज़ करना रहता है कि उन्हें कॉलोनी हाउस में रहना है या फिर घर में रहना है, टाउन में बने हुए घर में रहना है। तो यहाँ पे जिम की फैमिली वोटिंग करती है कि उन्हें टाउन में बने हुए घर में रहना है। तभी अचानक से जूली कहती है कि वो कॉलोनी हाउस में रहना चाहती है। टैबिटा ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जूली को बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन डोना कहती है कि जूली अब बड़ी हो गई है और वो अपने फैसले खुद ले सकती है। तो इसी तरह जिम, टैबिटा और ईथन टाउन में रहने के लिए चले जाते हैं और जूली कॉलोनी हाउस में रहना चूज़ करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केन जेड को ग्रेवयार्ड में ले जाता है और उसे दिखाता है कि देखो मॉन्स्टर सच में है और उसने तुम्हारे दोस्त के साथ क्या किया। शाम हो जाती है और फ्रैंक बॉक्स में जाने को तैयार था। लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए रहते हैं और फ्रैंक को लास्ट गुड बाय बोलते हैं। फ्रैंक बॉयड को बोलता है कि अब टाउन की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, तुम टाउन को अच्छे से संभालना, मुझे पूरा यकीन है कि टाउन के लोगों को तुम ही बाहर निकालोगे। और ये कह के बॉयड फ्रैंक को बॉक्स के अंदर बंद कर देता है और रात हो जाती है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जेड केन के साथ ही रहता है। इधर हम जिम को देखते हैं जो कि टाउन हाउस में अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है और उधर जूली का वेलकम कॉलोनी हाउस में रहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि बॉक्स में बैठा हुआ रहता है अकेले। तभी वहाँ पे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और सीन इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों यही थी फ्रॉम सीज़न 1 की एपिसोड 3 की स्टोरी। एपिसोड 4 भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सीज़न 1 के एपिसोड 4 की। एपिसोड 1, 2 और 3 की स्टोरी ऑलरेडी मेरे चैनल पे पोस्टेड है, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। तो इसी के एपिसोड 4 में कहानी कुछ पीछे की दिखाई गई है। यहाँ पे हम विक्टर को देखते हैं जो कि शायद इस टाउन में सबसे पहले आया हुआ रहता है। यहाँ पर हम विक्टर को उसी केव रूम से बाहर आते हुए देखते हैं जिसमें जेड ने एक मरे हुए आदमी को देखा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टर अपने सामने बहुत सारे लोगों की लाशें देखता है।
कहानी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है। हम यहाँ पे विक्टर को देखते हैं जो कि जूली की ड्राइंग बना रहा होता है। जूली विक्टर को देखकर डर जाती है और यहाँ पर विक्टर जूली को उसकी ड्राइंग देकर चला जाता है। तभी वहाँ पे टर्डी आती है और वो जूली से बोलती है कि अगर उसकी नींद पूरी हो गई हो तो क्या वो उसे उसका तकिया दे सकती है। तो इस पर जूली उसे उसका तकिया दे देती है। वो जूली से बोलती है कि उसने तकिया का नाम मेडिटेरियन रखा है और उसे ऐसा लगता है कि अगर किसी को कोई चीज़ प्यारी है तो उसे नाम ज़रूर देना चाहिए। यहाँ पर जूली टर्डी से बोलती है कि तुमने जैसी टी शर्ट पहनी है वैसी टी शर्ट मेरे पास भी है। इस पर टर्डी कहती है कि ओ हाँ, ये तो तुम्हारा ही टी शर्ट है। तो इस पर जूली को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करा करती थी, लेकिन यहाँ पर कॉलोनी हाउस में लोग एक दूसरे से चीज़ें शेयर करके ही रहते हैं। इधर बॉयड टाउन में बॉक्स के मलबे को हटा रहा होता है। ये वही बॉक्स है जिसमें कल रात फ्रैंक को सज़ा दी गई रहती है। यहाँ पे हम फ्रैंक की लाश को भी देखते हैं। बॉयड बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी शेरिफ की ड्यूटी पूरी करता है। नेक्स्ट सीन में हम सैरा को डाइनर के पास देखते हैं। यहाँ पे वो मिस लियू को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि मिस लियू अपने पति को याद करके रो रही होती हैं। सीन टैबिटा पर शिफ्ट करता है। यहाँ हम टैबिटा और जिम को बातें करते हुए देखते हैं। टैबिटा जिम से पूछती है कि क्या हमें सज़ा मिल रही है। इस पर जिम कहता है मुझे नहीं पता। इसी सीन में हमें आगे ये पता चलता है कि जिम और टैबिटा का ईथन और जूली के अलावा एक और बच्चा था जिसका नाम टॉमस था। टॉमस छोटा था तभी उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन टैबिटा अभी भी टॉमस के डेथ से उबर नहीं पाई थी। तभी वहाँ ईथन आ जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि आप क्यों रो रही हैं। तो टैबिटा कहती है कि वो रो नहीं रही है, उसका सर दर्द हो रहा है। जिम कहता है कि मैंने सुना है डाइनर में बहुत अच्छा खाना मिलता है, क्यों ना हम डाइनर में जाके खाना खाएं। इस पर टैबिटा कहती है कि हाँ, तुम लोग जाओ और मेरे लिए भी कुछ लेकर आना। जिम कहता है तुम क्यों नहीं चलोगी। इस पर टैबिटा कहती है कि मुझे घर को अरेंज करना है, मुझे कपड़े भी अरेंज करने हैं। तो इसके बाद जिम और ईथन डाइनर की ओर जाने लगते हैं। यहाँ पर वो मिस्टर बॉयड को देखते हैं। बॉयड फ्रैंक की लाश को चर्च लेके जा रहा होता है। ईथन बॉयड से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। इस पर बॉयड कहता है कि कुछ नहीं, फादर खैत्री ने चर्च से कुछ सामानें मंगवाई हैं, वही मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। सीन फिर से डाइनर में शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे ईथन और जिम को देखते हैं जो कि यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आए हुए रहते हैं। यहाँ पर सैरा ईथन के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या खाना है। तो ईथन कहता है कि मुझे पैनकेक्स खाने हैं। सैरा बोलती है कि मुझे अपनी बॉस से पूछना होगा कि क्या अभी पैनकेक्स मिल जाएंगे, और इतना कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से बॉयड को देखते हैं जो कि फ्रैंक की लाश को चर्च में लेकर आता है। वहाँ पर वो फादर खैत्री से कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आप इसके फ्यूनरल की तैयारी करिए। इस सीन में हमें ये पता चलता है कि बॉयड फादर खत्री से नाराज़ रहता है क्योंकि वो फ्रैंक को सज़ा नहीं देना चाहता था, लेकिन फादर खत्री चाहते थे कि फ्रैंक को सज़ा हो, क्योंकि अगर फ्रैंक को सज़ा नहीं होती तो टाउन के लोग उनके रूल्स को अच्छे से नहीं फॉलो करते। अगर टाउन्स में रूल्स सही से फॉलो नहीं होंगी तो नंबर ऑफ़ डेथ इंक्रीज़ हो सकती थी। नेक्स्ट सीन में हम जेड को देखते हैं। जेड उसी केव हाउस के ऊपर बैठा हुआ रहता है। तभी वहाँ पे केन आता है। यहाँ पर केन जेड से कहता है कि मैं तुम्हारा नाश्ता लेकर तुम्हारे रूम में गया था, लेकिन तुम अपने रूम में नहीं थे। जेड कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और जेड उसे केव हाउस के अंदर लेके जाता है। जेड केन को वो जगह दिखाता है जहाँ उसने उस मरे हुए आदमी की लाश देखी थी, और वो उसे बताता है कि यहाँ पे एक आदमी की लाश मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी जो एक बड़े से पत्थर से दबा हुआ था। इस पर केन कहता है कि ये जगह हमारे दिमाग के साथ खेलती है, इसीलिए तुम चीज़ें इमेजिन कर रहे हो। इस पर जेड कहता है कि मैंने चीज़ें इमेजिन करके इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं बनाई, मुझे पता है कि मैंने जो देखा है वो सच है, मैं चीज़ें इमेजिन नहीं कर रहा हूँ। इधर डाइनर में मिस लियू ईथन के लिए पैनकेक्स बना कर लाती हैं। ईथन पैनकेक्स देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और मिस लियू से थैंक यू कहता है। इस पर मिस लियू उसे बोलती हैं कि तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो, अपने पिता की बात मानना।
ईथन अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रहा होता है और उसका पिता कुछ देर के लिए वॉशरूम चला जाता है। सीन फिर से टैबिटा पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टैबिटा अपने कपड़े अनबॉक्स कर रही होती है, तभी उसे जूली का स्वेटर मिल जाता है और वो उस स्वेटर को लौटाने के लिए कॉलोनी हाउस की तरफ जाती है। इधर डाइनर में विक्टर आ जाता है और वो ईथन से बातें करने लगता है। वो ईथन को बताता है कि पैर 4 इंच चले हैं। इस पर ईथन विक्टर से पूछता है कि क्या ये एक बुरी बात है, तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हमें उस लड़के को ढूंढना पड़ेगा। वो ईथन को एक ड्राइंग दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने भी इसी बच्चे को देखा है। इस पर ईथन कहता है कि हाँ, मैंने भी इसी बच्चे को देखा है। तभी वहाँ पे जिम आ जाता है और जिम विक्टर को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में विक्टर से कहता है कि तुम मेरे बच्चे से दूर रहना। इधर हम कॉलोनी हाउस में जूली को देखते हैं जो उदास बैठी रहती है। तभी वहाँ पे फातिमा आ जाती है और फातिमा उसे कहती है कि उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने सही चॉइस की है, तुम्हें यहाँ कुछ दिनों के बाद अच्छा लगने लगेगा। सीन फिर से जिम और ईथन पे शिफ्ट होती है। यहाँ पे ईथन जिम से नाराज़ होता है क्योंकि विक्टर उसका दोस्त रहता है और वो विक्टर को गुस्से में भगा देता है। इधर हम जूली और फातिमा को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे जूली की माँ आ जाती है। जूली की माँ उसे स्वेटर वापस लौटाने आती है और वो उससे बोलती है कि तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, हम यहाँ पे किसी को नहीं जानते, हम एक परिवार हैं। इस पर जूली कहती है कि माँ, आप मेरे से एक परिवार होने का नाटक ना करें, क्योंकि मुझे पता है कि ये ट्रिप आप पिताजी के डिवोर्स लेने से पहले हमें एक छोटा सा तोहफा था। दोनों नहीं चाहते थे कि हमें ये बात ट्रिप से पहले पता चले, लेकिन मुझे ये बात ट्रिप के पहले ही पता थी। जूली ये भी कहती है कि वो थक चुकी है आपको रोते हुए देखकर। आपको बस यही लगता है कि थॉमस ही आपका एक बेटा था, मैं और ईथन तो जैसे आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। इतना कहकर जूली गुस्से में चली जाती है। इसी सीन में हमें ये भी पता चलता है कि जिम और टैबिता तलाक लेने वाले थे और ये तलाक लेने से पहले उनकी एज अ फैमिली आखिरी ट्रिप थी जो कि जूली को पता चल चुकी थी। यहाँ पे हम फातिमा को देखते हैं जो जूली की माँ के पास आती है और कहती है कि लाइए ये स्वेटर, मैं जूली को दे दूँगी। सीन में केन जेड को एक मैप दिखाता है जिसमें कि वो पॉइंट आउट करता है कि यहाँ पर आए हुए लोग बहुत ही अलग अलग लोकेशंस पे ट्रैवल कर रहे थे जब वो यहाँ पे पहुँचे। इस पर जेड कहता है कि तुम लोग हार मान सकते हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, और इतना कह के जेड एक ट्रांसमिशन बॉक्स उठाकर वहाँ से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम टैबिटा और जिम को देखते हैं। यहाँ पे टैबिटा जिम से पूछती है कि तुम आखिर इतने उदास क्यों दिख रहे हो, तो इस पे वो बोलता है कि ईथन उससे बात नहीं कर रहा है क्योंकि उसने विक्टर से झगड़ा किया। इस पर टैबिटा भी बताती है कि जूली को उनके डिवोर्स के बारे में पता है, इसीलिए जूली हमारे साथ नहीं रहना चाहती है। इधर हम ईथन को देखते हैं जिससे मिलने विक्टर आया हुआ रहता है। विक्टर उसे बाहर आने बोलता है। ईथन बाहर निकलता है तो विक्टर उसे कहता है कि हमें उस बच्चे को ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि वो बच्चा बहुत सालों बाद दिखा है। इस पर ईथन उससे बोलता है कि मुझे जाना क्यों ज़रूरी है, तो विक्टर उसे बोलता है कि उस बच्चे ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम्हें जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट सीन में हम बॉयड और फादर खत्री को बातें करते हुए देखते हैं। यहाँ पर फादर खत्री बॉयड से कहते हैं कि जो भी हुआ उसमें बॉयड की कोई गलती नहीं, ये सब टाउन के लिए ज़रूरी था। इस पर बॉयड फादर खत्री से कहता है कि उन्हें कोई उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। फादर खत्री आगे ये बोलते हैं कि बॉयड, मुझे पता है कि तुमने लोगों की जान बचाने के लिए क्या कीमत चुकाई है, लेकिन तुम उस कीमत को ऐसे ही जाया नहीं होने दे सकते। यहाँ हमें ये पता चलता है कि बॉयड हमेशा जिसे याद करते रहता है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी रहती है, और शायद मॉन्स्टर्स ने उसकी पत्नी की जान ले ली रहती है। यहाँ पर फादर खत्री बॉयड से कहते हैं कि तुम्हारे आने से पहले मैंने कई सारी लाशें देखी हैं, लेकिन जब से तुम आए और जब से तुमने वो टालिस्म खोजा तब से लोग सुरक्षित हैं और मौत बहुत कम हो गई। इसी सीन में हमें ये पता चलता है कि वो जादुई पत्थर जो लोग अपने घरों के अंदर लगाते हैं मॉन्स्टर से बचने के लिए, वो कोई और नहीं बल्कि बॉयड ही ढूंढ कर लाता है। नेक्स्ट सीन में हम ईथन और विक्टर को देखते हैं जो कि जंगल में उस बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। इधर टैबिटा अपने घर में आती है और ईथन को ना पाकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो जिम से कहती है कि ईथन घर में नहीं है। शायद वो दोनों बाहर जाते हैं और देखते हैं कि जिम का करते हैं वॉकर और बॉयड की बातें मानते हैं, और शायद इसीलिए वो उन लोगों को लगता है कि हो सकता है कि ईथन
जंगल की ओर गया हो। वो दोनों दौड़कर जंगल की ओर जाते हैं और ईथन को ढूंढने लगते हैं। इधर विक्टर ईथन को जादुई पेड़ दिखाता है। ये विक्टर ईथन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो ज़मीन से एक पत्थर उठाता है, उस पे एक स्माइली की डायग्राम बनाता है और उस पेड़ के अंदर डाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पत्थर वापस से इनके पास ही आ जाता है। इस पर ईथन विक्टर से पूछता है कि ये आखिर कैसे हुआ। इस पर विक्टर बताता है कि ये एक जादुई पेड़ है, ये लोगों को कहीं भी पहुंचा सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये लोगों को दूर पहुंचाएगा, पास पहुंचाएगा या फिर किसी चट्टान के नीचे पहुंचाएगा। तभी वहाँ पे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आती है और विक्टर फिर से फ्लैशबैक पे याद करने लगता है कि जब वो छोटा था तब भी उसे वैसे ही एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती थी। यही कुत्ता जिम को भी नज़र आता है और जब वो कुत्ता जिम को नज़र आता है तभी विक्टर अपनी गन से फायर करता है और वो कुत्ता भाग जाता है। यहाँ पे जिम और टैबिटा देखते हैं कि ईथन विक्टर के साथ रहता है। जिम बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। तभी विक्टर उस पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि मैं एक बुरा आदमी नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। और इतना कह के विक्टर चला जाता है और वो अपने घर जाकर कुछ ढूंढने लगता है। वो अपनी पुरानी ड्राइंग्स देखने लगता है। उसे अपनी पुरानी ड्राइंग्स में उसी कुत्ते की ड्राइंग दिखती है जो उसने आज देखी थी और उसे याद आता है कि जब वो यहाँ पहले दिन आया था तभी उसने उस कुत्ते को देखा था और उस बच्चे को भी देखा था, जो कि बच्चा आज ईथन को भी नज़र आता है और आज भी उन लोगों को जंगल में दिखाई दिया था। वो बच्चा ईथन के साथ दोस्ती करना चाहता था और पहले ही वो दोस्ती एक बार विक्टर के साथ भी कर चुका था। यहाँ पे हम फिर से यंग विक्टर को देखते हैं। वो उसी झूले के पास आके खड़ा रहता है जहाँ पे उसने पहली बार उस बच्चे को देखा। सीन में हम बॉयड और जिम को देखते हैं। यहाँ पे जिम बॉयड से बोलता है कि उसे विक्टर की शिकायत करनी है। विक्टर अपने पास एक गन लेकर घूमता है और वो नहीं चाहता है कि विक्टर उसके छोटे बच्चे के आसपास घूमे। इस पर बॉयड जिम से कहता है कि विक्टर मेरी नहीं, डोना की जिम्मेदारी है, मैं डोना से बात करूँगा। इधर हम जूली और फातिमा को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस और फातिमा ने जूली के लिए एक बेड बनाया था। जूली ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो इन दोनों को थैंक यू भी बोलती है। इधर हम डाइनर में बॉयड, जिम और उसकी फैमिली को देखते हैं। यहाँ पर बॉयड जिम से पूछता है कि जूली ठीक है, तो इस पर जिम बोलता है कि हाँ शायद वो ठीक ही होगी। इस पर बॉयड कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा एलिस उसकी अच्छे से देखभाल करेगा। यहाँ पे हम फिर से मिस लियू और सेरा को देखते हैं। यहाँ पर मिस लियू सेरा से बोलती हैं कि कितनी प्यारी फैमिली है। तभी हम देखते हैं कि सेरा के हाथ में कुछ अजीब से डायग्राम्स उभरने लगते हैं और वहाँ पे लिखा रहता है, उसके हाथ पे लिखा रहता है किल द बॉय। जी हाँ, वो जो मॉन्स्टर्स थे वो सेरा से कांटेक्ट कर रहे थे। वो सेरा को ऑर्डर करते हैं कि तुम्हें उस छोटे बच्चे को मारना है। वो छोटा बच्चा मतलब कि ईथन। तभी वहाँ पे सेरा को सीजर्स आ जाते हैं। सेरा बेहोश होकर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम विक्टर को देखते हैं जो कि कब्र खोद रहा होता है। तभी वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और डोना भी वहाँ आ जाती है। डोना विक्टर से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर विक्टर कहता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है और कुछ बहुत ही भयंकर होने वाला है। और इसी के साथ एपिसोड 4 की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़ इस एपिसोड में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चली हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि विक्टर इस टाउन में सबसे पहले आया हुआ रहता है और उसने वो सब चीज़ें देखी हुई रहती हैं जो कि शायद आज लोगों को मदद कर सकती हैं इस टाउन से बाहर निकलने में। इसीलिए विक्टर बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है ईथन से बात करने की और उस छोटे बच्चे के बारे में पता लगाने की। कहीं ना कहीं वो छोटा बच्चा हो सकता है इन लोगों को इस टाउन से बाहर निकाल पाए। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर विक्टर इतनी सारी कब्रें क्यों खोद रहा होता है, क्या होता है जूली के साथ और क्या होता है कॉलोनी हाउस में नेक्स्ट एपिसोड्स में। ये सब देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए अपडेटेड रहिए। थैंक यू। एपिसोड
5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नेथन अपनी बकरियों को चारा खिला रहा रहता है। तभी वहाँ पे एक औरत दौड़ती हुई आती है और नेथन से कहती है कि तुम्हारी बहन सैरा डाइनर में बेहोश हो गई है। इधर हम क्लिनिक में सैरा और क्रिस्टी को देखते हैं। यहाँ पे क्रिस्टी सैरा से पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसे दौरे पहले भी आए हैं। इस पर सैरा बोलती है कि नहीं, उसे ऐसे दौरे कभी नहीं आए हैं। यहाँ पर सैरा क्रिस्टी से बोलती है कि अगर उसका भाई नेथन यहाँ पे आता है तो वो उसे बोल दे कि वो सो रही है, वो अपने भाई नेथन से नहीं मिलना चाहती है। तभी वहाँ पे बॉयड आ जाता है। यहाँ पर बॉयड क्रिस्टी से बोलता है कि मैं नेथन को बता देता हूँ कि वो अभी सो रही है। वो नेथन से कहता है कि तुम्हारी बहन ठीक है और वो सो रही है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हम इधर जिम की फैमिली को देखते हैं। जिम टैबिटा और ईथन से कहता है कि हम एक गेम खेलने वाले हैं और इस गेम में हमें दीवार पे वो सवाल लिखना है जो हमारे दिमाग में आ रहा हो। जिम यहाँ पे अपना पहला सवाल लिखता है, वेयर आर वी। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हम इधर देखते हैं सैरा और क्रिस्टी को। यहाँ सैरा की तबीयत ठीक ना होने के कारण क्रिस्टी उसे आज रात क्लिनिक में ही रुकने को कहती है। यहाँ पे सैरा एक चाकू को देख रही होती है और वो याद कर रही होती है कि किस तरह मॉन्स्टर्स ने उसे उस छोटे बच्चे को मारने की डील की है। इस डील में सैरा से मॉन्स्टर्स कहते हैं कि अगर तुम उस छोटे बच्चे को मार देती हो तो हम तुम सबको घर वापस जाने देंगे। तभी वहाँ पे क्रिस्टी आ जाती है और क्रिस्टी सैरा से पूछती है कि वो क्या कर रही है। इस पर सैरा कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है। क्रिस्टी बोलती है कि उसे भी आज रात नींद नहीं आ रही है, इसीलिए वो दोनों के लिए चाय बना कर लाई है। सैरा और क्रिस्टी बातें कर रहे होते हैं। सैरा क्रिस्टी से पूछती है कि केनी बहुत ही अच्छा लड़का है, क्या तुमने केनी के बारे में कुछ सोचा है। इस पर क्रिस्टी सैरा से कहती है कि केनी बहुत अच्छा है, लेकिन वो केनी के बारे में आगे कुछ नहीं सोचती क्योंकि घर पर कोई है जो उसका इंतज़ार कर रहा है। क्रिस्टी सैरा को बताती है कि घर पर एक लड़की उसका इंतज़ार कर रही है, उस लड़की का नाम मैरियन है। और सैरा को क्रिस्टी ये भी बताती है कि क्रिस्टी इंगेज्ड है और मैरियन उसका घर पर इंतज़ार कर रही है। इस सीन में हमें ये पता चलता है कि क्रिस्टी पहले से ही इंगेज्ड रहती है और शायद वो एक मैरियन नाम की लड़की से इंगेज्ड भी रहती है। यहाँ पर क्रिस्टी सैरा से भी पूछती है कि क्या उसका भी कोई बॉयफ्रेंड था पहले। इस पर सैरा बोलती है कि उसका इस दुनिया में उसके भाई के अलावा कोई नहीं है। यहाँ पर सैरा क्रिस्टी से बोलती है कि अगर उसे कुछ ऐसा करना पड़े जो कि शायद बुरा हो, लेकिन वो करने के बाद अगर वो मैरियन के पास लौट सकती तो क्या वो काम करती। तो इस पर क्रिस्टी कुछ देर सोचती है और फिर कहती है कि हाँ, शायद मैं वो काम करती। और सीन इसी के साथ शिफ्ट हो जाता है जिम की फैमिली पर। यहाँ पर जिम अभी भी सवाल लिख रहा होता है। तभी टैबिटा बोलती है कि मेरे पास भी एक सवाल है। इस पर जिम कहता है कि तो तुम उसमें लिखती क्यों नहीं हो। तो टैबिटा बोलती है कि इसका कोई मतलब नहीं है। इधर हम क्रिस्टी और सैरा को फिर से देखते हैं। यहाँ पर क्रिस्टी सैरा से बोलती है कि उसे कल रात बहुत अच्छा लगा। उसे ऐसा लगा मानो बहुत दिनों बाद उसकी कोई अपनी दोस्त उससे बातें कर रही हो। तभी वहाँ पे नेथन आ जाता है और सैरा उसके साथ चली जाती है। यहाँ पर नेथन सैरा से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो इस पर सैरा बोलती है कि वो ठीक है और वो डाइनर जाना चाहती है मिसेस लियू की मदद करने के लिए। सीन कॉलोनी हाउस में शिफ्ट होता है और हम जूली को देखते हैं। यहाँ पर फातिमा उसके पास आती है और पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। इस पर जूली उसे बताती है कि वो एक लिस्ट बना रही है कि कौन कौन लोग उन्हें ढूंढ रहे होंगे। इस पर फातिमा पूछती है कि लिस्ट में कौन कौन से नाम है। इस पर जूली बताती है कि इसमें उसके दादा दादी और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं। फातिमा जूली से पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी था। तो इस पर जूली बताती है कि नहीं, उसका कोई नहीं था। और जूली ये भी बोलती है कि कितना अच्छा है ना कि अगर कम ही लोग मुझे ढूंढ रहे हो, क्योंकि शायद कम ही लोगों को बुरा लगेगा कि हम जिंदा भी हैं या नहीं। इस पर फातिमा बताती है कि उसने भी ऐसी एक लिस्ट बनाई थी और सिर्फ उसने ही नहीं, यहाँ फंसे हुए सारे लोगों ने कभी ना कभी एक ऐसी लिस्ट बनाई ही होगी।
नेक्स्ट सीन में हम फातिमा को एलिस के पास देखते हैं। वो एलिस से कहती है कि जूली बहुत ही ज़्यादा उदास है, वो लिस्ट बना रही है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उसका मन बहल जाए और वो उदास ना रहे। इस पर एलिस कहता है कि हमें शायद उसे पूल दिखाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम जेड को देखते हैं जो कि ट्रांसमीटर लेकर टाउन में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसे वहाँ टर्डी दिखती है। टर्डी जेड से कहती है कि तुमने घर चुनने में गलती कर दी, तुम्हें कॉलोनी हाउस चुनना चाहिए था, और अगर तुम कॉलोनी हाउस चुनते तो हम दोनों आपस में मिलकर काफ़ी मज़े करते। और इतना कहकर टर्डी वहाँ से चली जाती है। सीन फिर से शिफ्ट होता है, हम बॉयड को देखते हैं। बॉयड यहाँ पे मैप को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे केनी आ जाता है। केनी अपने साथ ब्रेकफास्ट लेकर आया हुआ रहता है। तभी बॉयड उससे कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए अपनी वाइफ की ग्रेव पर जा रहा है, तब तक उसे ऑफिस संभालना पड़ेगा, और इतना कहकर बॉयड बाहर चला जाता है। सीन जेड पर शिफ्ट होता है, हम जेड को बार के अंदर देखते हैं। यहाँ पर वो बार वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता है। वो गुस्से में बार के लोगों से कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम लोग ऐसी सिचुएशन में बैठकर वाइन कैसे इंजॉय कर सकते हो। तभी वहाँ पे बारटेंडर आता है और वो जेड को समझाता है कि अब लोग इस चीज़ से आदी हो चुके हैं, उन्हें अब फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बस इतना जानते हैं कि किसी भी वक्त उनकी मौत हो सकती है, किसी भी रात मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर सकते हैं। इधर हम सैरा को देखते हैं जो कि जिम के घर के बाहर खड़ी रहती है। उसके पास एक छोटा सा चाकू भी रहता है। ईथन अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि ये घाव तो देती है लेकिन उसे भर भी देती है। और इस पर टैबिटा कहती है कि ये तो बहुत ही अजीब बात है। इस पर ईथन अपनी माँ से कहता है कि माँ, हमें ये सवाल भी दीवार पर लिख देनी चाहिए कि आखिर कौन हमारी मदद करना चाहता है। तभी वहाँ पर सैरा आ जाती है और वो ईथन और उसकी माँ से कहती है कि वो ईथन को बाहर घुमाने ले जाना चाहती है। सैरा ईथन को बाहर लेकर जाती है। यहाँ पे ईथन सैरा के साथ घूम रहा होता है और कुछ कुछ बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पे टैबिटा भी आ जाती है और टैबिटा कहती है कि सैरा कितनी अच्छी लड़की है। सीन शिफ्ट होता है, हम इधर जूली और उसके दोस्तों को देखते हैं। यहाँ पर ये लोग पूल पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर जूली फातिमा से पूछती है कि तुम आखिर हमेशा इतनी खुश कैसे रह सकती हो, जबकि सब कुछ इतना बुरा हो रहा है लेकिन फिर भी तुम खुश हो। इस पर फातिमा जूली को बताती है कि इराक में वो एक छोटे से शहर से थी। वहाँ पर उसके पिता की हत्या बस इसलिए कर दी गई क्योंकि उसके पिताजी बहुत ही खुले विचार के थे। यहाँ पर वो जूली को ये भी बताती है कि उसके पिता की हत्या उसके सामने ही कर दी गई थी, और तभी उसने खुद से एक वादा किया था कि वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगी। वो जूली को बताती है कि उसके पास अब घर जाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास परिवार के नाम पे अब कोई नहीं बचा है। ईथन सैरा के साथ बाहर खेल रहा होता है और टैबिटा भी वहीं खड़ी होकर ये सारी चीज़ें देख रही होती है। सैरा टैबिटा से कहती है कि उसके पास बहुत सारी भेड़ और बकरियां हैं और वो ईथन को भेड़ बकरियां दिखाना चाहती है। ईथन ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि माँ चलो ना, हमें भी भेड़ और बकरियां देखनी चाहिए। तो इस पर टैबिटा और ईथन और सैरा भेड़ बकरियों को देखने के लिए उसके साथ बाड़े में जाते हैं। सीन फिर से शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम बॉयड को उसकी वाइफ की ग्रेव के पास देखते हैं। वो अपनी वाइफ से कहता है कि कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके हाथ और पैर काँप रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे अंतिम दिनों में उसके पिता के हाथ और पैर काँपने लगते थे। वो अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि उसके पास एक उपाय है, अगर वो उपाय काम कर गया तो वो शहर के सारे लोगों को वापस उनके घर भेज पाएगा, लेकिन अगर वो उपाय काम नहीं करता है तो हो सकता है कि शहर के लोग इससे भी बुरी स्थिति में चले जाएं। इस पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि तो तुम ही तो थी जो सारे मुश्किल फ़ैसले लिया करती थी, लेकिन आज मेरे पास तुम भी नहीं हो, मुझे बस तुम्हारा एक इशारा चाहिए, तुम बस एक इशारा कर दो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। सीन शिफ्ट होता है और हम इधर फादर खत्री को देखते हैं। यहाँ पर नेथन उनसे मिलने के लिए आया हुआ रहता है। फादर खत्री कहते हैं कि कितनी अजीब बात है ना कि इतनी बुरी जगह में भी इतनी अच्छी जगह है।
नेथन फादर खत्री से कहता है कि उसे कुछ कॉन्फेस करना है। इस पर फादर खत्री कहते हैं कि उसे जो भी बोलना है वो बोल सकता है, क्योंकि वो जो बोलेगा वो उसके और खुदा के बीच में ही रहेंगे। तो इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हम इधर सैरा को देखते हैं, जो कि टैबिटा और ईथन को बाड़े में लेकर आई हुई रहती है। यहाँ पर ईथन एक बकरी आल्मा को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो उसके साथ खेलने लगता है। टैबिटा सैरा से बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि सैरा उसके साथ इतनी अच्छी से बर्ताव करती है। यहाँ पर टैबिटा सैरा को बताती है कि ईथन सैरा के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश है। यहाँ पे टैबिटा को सैरा बताती है कि जंगल में छिपने की कई सारी जगहें हैं। अगर रात में कोई बाहर ही रह जाता है तो वो जंगल में छिपकर अपनी जान बचा सकता है। और फिर टैबिटा को ये भी बताती है कि ऐसी ही एक छुपने की जगह बाड़े में भी है। वो चाहे तो टैबिटा को वो जगह दिखा सकती है और वो टैबिटा को बाड़े में वो जगह दिखाने के लिए ले जाती है। सीन फिर से फादर खत्री और नेथन पे शिफ्ट होता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि नेथन ने फादर खत्री को सारी बातें बता दी रहती है कि कैसे सैरा से मॉन्स्टर्स अपनी बात मनवा रहे हैं और कैसे सैरा ने ही उस नए पैसेंजर का मर्डर किया और सैरा ने ही क्लिनिक का दरवाज़ा खोला था, जिसके बाद उस नर्स और मिस्टर ल्यू की। इस पर फादर खत्री कहते हैं कि उन्हें जल्दी से बॉयड को बताना होगा। नेथन कहता है कि फादर खत्री, आपने मुझसे वादा किया था कि ये बातें आप किसी को नहीं बताएंगे। इस पर फादर खत्री कहते हैं कि मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन पहले मुझे टाउन की लोगों की जान बचानी है। इधर हम सैरा को देखते हैं, जो कि टैबिटा को बाड़े के अंदर ले जाके बंद कर देती है। टैबिटा बहुत ही ज़्यादा आवाज़ लगाती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता है। तभी उधर हम देखते हैं कि सैरा ईथन पर हमला करने वाली रहती है। नेक्स्ट सीन में हम बॉयड और फादर खत्री को देखते हैं। यहाँ पे बॉयड फादर खत्री से पूछता है कि अगर उसे कोई साइन दे रहा हो तो वो उसे कैसे पता चलेगा। इधर हम देखते हैं कि नेथन अपनी बहन को ढूंढने के लिए डाइनर में जाता है। यहाँ पर बारटेंडर नेथन से कहता है कि उसने उसकी बहन को टैबिटा और उसके बेटे के साथ बाड़े में जाते हुए देखा है। सीन फिर से शिफ्ट होता है। हम इधर ईथन और सैरा को देखते हैं। यहाँ पर सैरा टैबिटा को अंदर बंद कर दी हुई रहती है और वो ईथन के पास आती है और ईथन से कहती है कि ईथन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या तुम मेरे पास आओगे। इस पर ईथन सैरा से पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है। सैरा उसे बोलती है कि वो कुछ देर के लिए बाहर गई हैं। तभी सैरा अपने पॉकेट से चाकू निकालती है और ईथन पर हमला करने वाली ही रहती है। तब तक उसका भाई नेथन वहाँ पे आ जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। इस पर सैरा कहती है कि वो यहाँ पे सबको बचाने की कोशिश कर रही है। अगर वो इस बच्चे को मार देती है तो मॉन्स्टर्स ने बोला है कि वो हम सबको घर जाने देंगे। नेथन उसे करने से रोकता है, लेकिन तभी वो चाकू सैरा के हाथ से नेथन के गले पर लग जाता है और नेथन की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फादर खत्री और बॉयड सैरा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैरा जंगल की तरफ भाग जाती है। यहाँ पे ये लोग नेथन को भी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेथन बच नहीं पाता है। ईथन भागकर कॉलोनी हाउस की तरफ जा रहा होता है। तभी वहाँ उसे उसकी बहन जूली दिखती है। वो जूली को पकड़कर रोने लगता है। यहाँ पर जूली ईथन से पूछती है कि क्या बात हो गई, वो क्यों रो रहा है। तभी वहाँ पे जिम आ जाता है और देखता है कि टैबिटा की चिल्लाने की आवाज़ बाड़े से आ रही होती है। वो बाड़े का दरवाज़ा खोलता है और टैबिटा उसे बोलती है कि वो लड़की ईथन को ले गई है। और इधर क्रिस्टी नेथन को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नेथन मर चुका होता है। यहाँ पर हम देखते हैं बॉयड और फादर खत्री को, जो लोग सैरा के पीछे जाते हैं, लेकिन वो सैरा को ढूंढ नहीं पाते हैं। यहाँ पर बॉयड, फादर खत्री और जिम एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिम फादर खत्री से कहता है कि आपने तो कहा था कि यहाँ पर सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, फिर इस लड़की ने मेरे बच्चे पर हमला क्यों किया। और इतना कहकर जिम गुस्से में अपने घर के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिम को देखते हैं, जो कि जूली से कह रहा होता है कि उसने बहुत ही अच्छा किया जो वो ईथन को लेकर यहाँ पर आई है। यहाँ पर टैबिटा जूली से कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए ईथन को ऊपर लेकर जाओगी। तब
टैबिटा जिम से कहती है कि उसके मन में भी एक सवाल है और वो उस सवाल को दीवार पर लिख देती है। वो लिख देती है कि डिड वी सर्वाइव द क्रैश। इसका मतलब ये है कि वो लिखना चाहती है कि क्या उस कार क्रैश के बाद ये लोग ज़िंदा है या फिर ये चीज़ें बस उसकी इमेजिनेशन है। सीन फिर से शिफ्ट होता है, हम इधर डाइनर में देखते हैं बॉयड और क्रिस्टी को। यहाँ पर बॉयड क्रिस्टी को बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। यहाँ पर क्रिस्टी बॉयड को कल रात की बात बताती है। वो बताती है कि कैसे सैरा उससे कल पूछ रही होती है कि अगर बाहर जाने के लिए मॉन्स्टर उससे कुछ भी करने के लिए बोले तो क्या उसे करना चाहिए या नहीं। इस पर क्रिस्टी उसे बोलती थी कि हाँ, हमें वो चीज़ करनी चाहिए क्योंकि इसमें सबका फ़ायदा है। तो क्रिस्टी को ऐसा लगता है कि उसी के हाँ बोलने के बाद सैरा ने ये कदम उठाया था, लेकिन बॉयड से उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि वो ईथन की हत्या करने वाली थी। तभी डाइनर के रेडियो में एक सॉन्ग प्ले होने लगता है और बॉयड कहता है कि उसे उसकी वाइफ का इशारा मिल गया और एपिसोड 5 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस आपको अगर पुराने एपिसोड्स भी देखने हैं तो वो हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।